जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप ये बुक मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 है, ठीक है ना। इसका पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को बाकायदा प्रॉपर फॉलो करना, मतलब पूरा देखना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसका पूरा सोल्यूशन करवा रहे हैं। अभी तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। इसका हम 2.5 से 3 महीने में पूरा निपटारा कर देंगे। तो अब ये मान लो कि जैसे ही आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम आएंगे ना, उससे पहले ये आपको बिल्कुल टकाटक याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो अध्याय 1 को करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बुक ये साथ में रखूँगा, इसलिए आपको समझ में आए, दिक्कत ना आए कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बुक से पढ़ाऊँगा, बुक के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और आप बुक को कंप्लीट कवर कर लेंगे तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आनी यार। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाता। ये तो लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर जा रहा है, बट एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैथ में कॉन्सेप्ट रहते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट तो पूरे एनसीईआरटी के है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। कहीं से तो पूछ ले फिर सवाल, वो उससे कोई दिक्कत थोड़ी होने वाली है, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर हम करने वाले हैं आज, उसका नाम है संबंध एवं फलन, ठीक है ना। संबंध एवं फलन, तो इसको आप तो इससे पहले 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए होंगे। नाम लिख दे रहा हूँ आपका, संबंध एवं फलन, ठीक है। इसको आप पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि 11th क्लास में हमने पढ़ा गया है। कक्षा 11 में क्या काम इसमें पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए। इसमें सबसे पहले एक बात समझो, हमको दिया होता था, एक फलन दिया होता था, एक समुच्च दिया होता था ABC, और दूसरा दिया होता था हमको 1 2 3 4, ऐसे दिए होते थे, ठीक है। ये दिया होता था ना। फिर इसके बाद हम करने वाले थे, इसमें करते थे हम इनका क्या करते थे, इसका करते थे कार्तीय गुणन। क्या करते थे? कार्तीय गुणन करते थे। ए का करवाते थे 1 से, बी का करवाते थे 2 से, सी का करवाते थे 3 से, ये 4 बच जाता था। बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, ये बच जाता था, थोड़ा सा आपको याद आ जाए। तो इससे संबंधित 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहला पढ़ा था हमने प्रांत। क्या पढ़ा था? प्रांत। दूसरा हमने पढ़ा था परिसर, परिसर। और तीसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे शह प्रांत, शह प्रांत। प्रांत क्या होता था? जो पहला वाला समुच्च हमें दिया होता था ना, उसी को बोलते थे हम प्रांत। पहला वाले समुच्च को हम क्या बोलते थे? प्रांत बोलते थे। तो पहले वाला समुच्च हमको दिया होता था ABC, ये कहलाता प्रांत। परिसर क्या कहलाता था? एक का और दूसरे का जो संबंध बनता था कार्तीय गुणन से, उसको बोलते थे परिसर। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा 1 2 और 3, ये हो जाएगा परिसर। और इसी में सहप्रांत, सहप्रांत क्या होता था? दूसरा वाला समुच्च, दूसरा वाला समुच्च क्या होता था? सहप्रांत होता था। इसको बोलते थे 1 2 3 और 4, इसको बोलते थे परिसर। तो ये तीनों चीज़ें आपको पहले से पढ़ी हुई हैं, आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होगा, मुझे अच्छे से आपको इतना तो भरोसा है। अगर अभी नहीं भी पढ़ा है तो तुरंत समझ लो कि इस वाले को बोलते हैं प्रांत, इनका जो संबंध बन रहा है कार्तीय गुणन से, उसको बोल रहे हैं परिसर। और जो लास्ट वाला हमको दिया हुआ है उसको बोल रहे हैं सहप्रांत, ठीक है ना। जो बच जा रहा है उसको परिसर में नहीं लिख रहा है, ठीक है ना, परिसर में लिखना है। परिसर में लिखना है वो जिनका संबंध बन रहा है पहले वाले फलन के साथ, उनको बोलते थे परिसर, ठीक है ना। और सहप्रांत, ये सारे के सारे जो ऐसे के ऐसे हैं वो सहप्रांत होते थे। अरे ऐसे याद रख लो यार, प्रांत वाला ये, सहप्रांत ये, और परिसर ये, दोनों का मैचिंग हो रहा है, वो सहप्रांत परिसर, ठीक है। अब अपन को इस वाले चैप्टर में जो है अपना संबंध एवं फलन, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर ले, ठीक है ना। सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार आपको दिए हुए हैं। तो संबंध 2 प्रकार के होते हैं। देखो मैं इसको हटा दूं, संबंध, संबंध हमको इस वाले में 2 प्रकार के पढ़ने। कितने प्रकार के पढ़ने? 2 प्रकार के पढ़ने। पहला पढ़ना रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। और दूसरा हमको पढ़ना है, दूसरा हमको इसमें पढ़ना है सार्वत्रिक संबंध,
सार्वत्रिक सार्वत्रिक। दूसरा इसमें हमको पढ़ना है सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। अब देखो इसमें परिभाषा क्या दी है वो आपको ऊपर मिल जाएगी, इसी स्क्रीन में देख लेना, लेकिन परिभाषा को तो आप पढ़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझो कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध क्या है। रिक्त संबंध का सीधा सा मतलब ये है कि मैंने आपको कोई फलन दिया, मान के दो, हमने दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें R जो है A B सच दैट A माइनस B इक्वल टू 10। तो ऐसी कोई संख्या आपको दिख रही है क्या A और B जिनका माइनस करने पे अपन को 10 मिल जाए? दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका अपन माइनस करें और अपन को 10 मिल जाए, तो इसमें इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसी को बोलेंगे हम रिक्त संबंध। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे R इक्वल टू 5। 5 का मतलब होता है खाली, तो इसका कोई संबंध नहीं है, ये खाली है, रिक्त है, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध क्या है? सार्वत्रिक संबंध को सीधा समझ लो कि जो पहला वाला समुच्चय रहेगा उसमें R पूरी तरीके से आ जाएगा, पूरी तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3, ऐसे लिखते लिखते 10 तक लिख दूँ, 10 तक लिख दूँ और पूछूं कि R 1 2 है कि नहीं, तो ये सार्वत्रिक संबंध है। इसका सारा का सारा इसमें ये क्या हो गया? सार्वत्रिक, यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे अपन R A इंटू A के रूप में, ठीक है। अब इसमें परिभाषा क्या दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे देखते रहना कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसका किसी भी अवयव से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक संबंध हो गया। दूसरा हो जाएगा कि समुच्चय A पर परिभाषित R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है। इसके सारे अवयव जो हैं इसके सारे अवयवों से संबंधित है, मतलब कि इसका पूरा पूरा बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। अब इसी पे आधारित हमको दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। हमको एग्जाम्पल नंबर 1 दिया ना, वो इसी से संबंधित है, तो उसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं, ऊपर देखना स्क्रीन पे दिखेगा आपको कि मान लीजिए कि A किसी बालक के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय R जो है वो A, B सच दैट A B की बहन है। वो जो कह रहे हैं कि एक जो है बालकों के स्कूल का समुच्चय, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ये अपन को क्या दिया यहाँ पे, देखो उदाहरण नंबर 1, इसका हल अपन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया अपन को? ए दिया है, ए क्या दिया अपन को? ए दिया है कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, तो ये जो है किसी बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। आर क्या पूछना है? आर पूछ रहे हैं अपन से, आर पूछ रहे हैं A, B सच दैट A B की बहन है, B की बहन है। अब ये तो इन्होंने मजाक कर दिया अपन से, ये तो इनने अपन से मजाक कर दिया। अब पूछ रहे हैं कि ये रिक्त संबंध है कि नहीं है, ये बताना है अपन को। तो मुझे ये बताओ कि ये बालकों का स्कूल है, ये पूरा बालकों का स्कूल है, एक स्कूल में पूरे लड़का लड़का है, तो एक लड़का दूसरे लड़के की बहन कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना भाई। एक लड़का दूसरे लड़के की बहन कैसे हो सकता है? वो तो उसका भाई होगा, दोस्त होगा, कुछ भी होगा, लेकिन बहन नहीं हो सकता भाई। तो अपन क्या बोल देंगे? अतः R इक्वल टू 5। R एक रिक्त संबंध है, क्योंकि
क्योंकि स्कूल बालकों का है, तो कोई भी बालक किसी बालक की बहन नहीं हो सकता। तो एक बाल अपना सिद्ध हो गया। आगे चलो, आगे क्या पूछ रहे हैं? प्रदत्त संबंध रिक्त संबंध है तथा आर जो है वो ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर है। तो पहला वाला अपन ने सिद्ध कर दिया। दूसरा वाला देख लो। दूसरा आर क्या बोल रहे हैं? आर रेट बोल रहे हैं जो है ए बी सच डेट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब तुम मुझे एक बताओ, ये सार्वत्रिक संबंध है कि नहीं है, ये बताना है। अब सार्वत्रिक का मतलब क्या है? यूनिवर्सल मतलब सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप अपने स्कूल में भी देख लेना, अपने स्कूल में किसी भी स्कूल में देख लेना, LKG के बच्चे को भी उठा के देखना कि उसकी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा का अंतर आप में और उसमें नहीं होगा। 3 मीटर बहुत होता है भाई। 3 मीटर का अंतर तो आप में और मुझ में भी नहीं होगा। किसी में, आप में और आपकी पिताजी में भी 3 मीटर का अंतर नहीं होगा। 3 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो किसी में भी 3 मीटर का अंतर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ बोल देंगे आर रेड जो है वो क्या है? ए इंटू ए है। ए इंटू ए मतलब ये सार्वत्रिक संबंध है। कौन सा है? सार्वत्रिक संबंध है। वर्तिक संबंध है क्योंकि किसी भी बालक की जो है ऊंचाई में अंतर 3 मीटर से अधिक नहीं हो सकता। कम भले हो, कम की कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बोला ये अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो। ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब इसको आप नोट कर लो और अपन चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ और परिभाषाएं हैं, उनको समझना पड़ेगा। जो मोस्ट कॉन्सेप्ट इसमें है, एक में मतलब प्रश्नावली 1.1 में जो चलने वाला है, उस वाले कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे समझना पड़ेगा। बिल्कुल समझ लो कि 2 से पहले आपको समझना पड़ेगा एक तुल्यता संबंध। क्या समझना पड़ेगा आपको? एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है, उसका बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक है। तुल्यता संबंध आपको समझना पड़ेगा। तुल्यता संबंध को समझने से पहले आपको 3 परिभाषाएं इसमें समझनी पड़ेंगी। तुल्यता संबंध जब ही कहलाएगा जब वो 3 परिभाषाओं पे खरा उतरेगा। पहली कौन सी? स्वतुल्य। पहली मैं लिख दे रहा हूँ पहले, स्वतुल्य। पहली जो है वो स्वतुल्य। दूसरी जो रहेगी सम्मित रहेगा, सम्मित रहे। और तीसरी जो है संक्रामक रहे, संक्रामक रहे। अब देखो स्वतुल्य का मतलब क्या है? स्वतुल्य का मतलब है खुद से तुलना। स्वतुल्य का मतलब क्या है? खुद से तुलना। मतलब कि मैं मेरे लिए कैसा हूं, समझ रहे हो बात? स्वतुल्य का मतलब है खुद से तुलना। तो परिभाषाएं तो आपको ऊपर मिल जाएंगी, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, उसको समझो कि स्वतुल्य का संबंध। देखो मैं पढ़ के बता देता हूं। यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R हो तो वो क्या कहलाता है? स्वतुल्य कहलाता है। स्वतुल्य का मतलब है खुद से तुलना करने पर। मान के चलो मैंने ये मार्कर लिया और इसको बोला ये मार्कर है, इसको बोला कि ये मार्कर है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या इसकी तुलना मैं खुद से करूँगा तो ये सही निकलेगा कि गलत? क्या इसकी तुलना खुद से करूँगा तो ये मार्कर ही निकलेगा ना भाई? तो ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, इसकी तुलना मैं खुद से करूँगा तो ये मार्कर ही होगा ना। मैंने बोला ये मार्कर खड़ा है, पर इसकी तुलना खुद से की तो ये मार्कर फिर से भी खड़ा है, तो ये स्वतुल्य कहलाता है। ठीक है ना। मतलब A बिलोंग टू A करना चाहिए, मतलब खुद से खुद की तुलना, वो स्वतुल्य कहलाता है। और आप सम्मित को समझो, जबकि सम्मित क्या होगा? सम्मित होगा A1 A2। अगर A1 A2 है तो A1 B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये उनका कहना होता है सम्मित के अंदर। इस सम्मित में समझना है। और संक्रामक में क्या समझोगे आप? संक्रामक में समझोगे कि A1 A2 A3 है, तो अपन को A1 A3 भी बिलोंग्स टू R बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तभी वो संक्रामक होगा। तभी वो क्या होगा? संक्रामक होगा। समझने की कोशिश करो।
कि इन तीनों परिभाषाओं को समझो। इनको ऐसे समझोगे कोई समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे कोई समझ में नहीं आएगी, लैंग्वेज ही पता नहीं कैसी रहती है इनकी। अपन को इनको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। अच्छा इतना समझ लो कि स्वतुल्य खुद से तुलना सम्मित अगर A1 A2 है तो 2A A2 A1 भी R के स्वतुल्य होगा। फिर आएगा संक्रामक। संक्रामक में क्या करना पड़ेगा, अगर A1 A2 A3 के बराबर है तो A1 जो है वो अपने आप ही A3 के बराबर होना चाहिए, ये संक्रामक कहलाता है। इन तीनों को आप नोट कर लो। उसके बाद अपन चल रहे हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, जो T है वो समुच्चय त्रिभुजों का, किसका समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। R जो दिया है हमको, R क्या दिया है, R दिया है T1, T2 सच दैट, एक मिनट रुकना, हाँ, सच दैट क्या बोल रहा है, T1 T2 के सर्वांग में, T1 T2 के सर्वांग में क्या है, T1 T2 के सर्वांग सम, ठीक है, यही बोल रहा है। आपकी बुक में चेक कर दे रहे ना, ठीक है। तो T1 T2 और T1 T2 के सर्वांग सम, इन्होंने यह बोला है, ये दिया है। अब इसको अपन को करना है तुल्यता संबंध सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले इसको स्वतुल्य करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। दूसरा इसमें काम करना पड़ेगा सम्मित में, सम्मित है कि नहीं। तीसरा करना पड़ेगा संक्रामक पे कि संक्रामक है कि नहीं। तो पहले स्वतुल्य कर ले रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी त्रिभुज ये खुद के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई भी त्रिभुज खुद के बराबर तो होगा ना भाई, ये बात तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी त्रिभुज खुद के बराबर तो होगा। तो अपन लिख देंगे T1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के बराबर या स्वयं के सर्वांग होता है। दूसरा सम्मित में आ जाओ। सम्मित में करना पड़ेगा, सम्मित में क्या करना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा कि T1 जो है T2 के बराबर और T2 जो है T1 के बिलोंग्स टू है कि नहीं, कि बिलोंग्स टू R है, क्या है, बिलोंग्स टू R है। तो T2 और T1 भी बिलोंग्स टू R है कि नहीं, वो चेक करना है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाला त्रिभुज है 1, इसको मान ले रहा है त्रिभुज 2, ये दोनों बराबर हैं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ बराबर T1, तो ये अभी भी बराबर है कि बदल गए, बराबर तो अभी भी है। तो इसको भी लिख देंगे बिलोंग्स टू R है, सम्मित है, ठीक है। आ जाओ संक्रामक पे, आ जाओ। संक्रामक में क्या करना होता था, संक्रामक में आपको चेक करना पड़ेगा कि T1 सर्वांग सम है T2 के, T1 T2 के सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम है। तो T2 T3 के सर्वांग सम है, के सर्वांग सम है। तो आपको बताना पड़ेगा कि T1 T3 के सर्वांग सम है कि नहीं, सर्वांग सम है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ कि A इसके बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर रहे होंगे ना। ये तो ऐसे ही बन गए ना, 1 बराबर 2, 2 बराबर 3, तो 1 अपने आप 3 के बराबर हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, हो गया कि नहीं बराबर, बस। तो यहाँ पे लिख देंगे ये संक्रामक है और संक्रामक है, यही तो अपन को सिद्ध करना था। बस यहाँ पे लिख दो R संबंध तुल्यता है, तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 को समझो। उदाहरण नंबर 3 को समझने से पहले एक बार पढ़ लो, बोल क्या रहा है। बोल रहा है मान लीजिए कि L की समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो अपन को बोला है जो L है वो रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का
रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, आर क्या बोला है, आर देख ले रहा है, आर बोल रहा है कि आर जो है, आर बोला अपन को L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, L2 पर लंब है। अब निकालना क्या है, निकालना ये है कि समुच्चय में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ये ना तो तुल्यता है ना संकलित। अच्छा देखो, स्वतुल्य नहीं है, ये पहला वाला इन्होंने बोला है कि स्वतुल्य बिल्कुल नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये सिद्ध करना है। दूसरा निकालना है सममित है, ये बोला इन्होंने कि सममित है, ये सिद्ध करना है। तीसरा आपको क्या करना है, इसमें संक्रामक भी नहीं है, ये सिद्ध करना है। संक्रामक नहीं है, ये वाला भी आपको इसमें सिद्ध करना है। अब क्या करना है आपको, देखो स्वतुल्य के लिए आप क्या करते थे कि कोई भी रेखा, अब ये स्वतुल्य है, इसका मतलब है कि L1 जो है L1 पर लंब होगा या नहीं होगा, बिलोंग्स टू R, नॉट बिलोंग्स टू R, इन्होंने बोला है नॉट बिलोंग्स टू R, इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है, सीधा सा यहाँ लिख दो, भाई मुझे बता एक रेखा है L1 और एक रेखा है L2, उसको छोड़, ये बता L1 जो रेखा है खुद के ऊपर लंब हो जाएगी क्या, कभी भी कोई भी रेखा खुद के ऊपर लंब हो जाएगी क्या, ये बात आप लोग खुद से सोच के बताओ मुझे। लंब होने के लिए दो रेखाएं चाहिए ना, एक रेखा खुद के ऊपर स्वयं के ऊपर लंब कैसे हो सकती है, बस वो यहाँ लिखना है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के ऊपर लंब नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें लिख देना आप। उसके बाद सममित पे आ जाओ। सममित में आपको क्या करना पड़ेगा, सममित में आपको चेक करना है कि L1 जो है, L1 वो L2 पर लंब है, L2 पर क्या है, लंब है, तो L2 L1 पर भी लंब होगा, भी लंब होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये L1 है, ये L2 है, ये वाली इस पे लंब है तो ये वाली भी इस पे लंब है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 डिग्री बना रहा है तो इस पर लंब है, पर भी लंब होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे L2 L1 बिलोंग्स टू R, सममित है, सममित है। संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक पे आपको क्या करना है, संक्रामक पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ये संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए था कि एक रेखा L1 L2 पर लंब हो, L2 जो है वो L3 पे लंब हो, तो L1 जो है L3 पर लंब है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे एक बताओ, ये L2 है, L1 है, L2 जो है वो L3 पे लंब है। अब L1 में और L3 में कोई संबंध दिख रहा है आपको? पहली बात तो संबंध होगा भी तो इसमें लंब कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू R, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो अपन तीनों सिद्ध कर दिया आपने, ये स्वतुल्यता नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन सम्मित है, ये वाला संबंध क्या है, सम्मित है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं, जल्दी से नोट करो। उदाहरण नंबर 4 को समझो कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, समुच्चय दिया अपन को, क्या दिया समुच्चय 1 2 3, ये दिया है। R बोला है अपन से, R बोला है 1 1 2 2 3 3 3 3 1 2, और क्या बोला है 1 2 बोला है, हाँ 1 2 और 1 3 2 3 ये बोला है। अब अपन को सिद्ध करके बताना है कि ये ऐसा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तुल्यता संबंध है परंतु ना तो सम्मित है और ना संक्रामक है। अब उन्होंने बोला है कि ये स्वतुल्य तो है भैया, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। तीसरा वाला क्या आएगा, संक्रामक
संक्रामक नहीं है। ये तीनों ऐसे कैसे सिद्ध करके आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सौतुल्य के लिए क्या चाहिए अपन को? सौतुल्य के चाहिए एक से एक की तुलना, दो की दो से तुलना, स्वयं की स्वयं से तुलना करनी होती ना, तीन की तीन से तुलना। क्या ये तीनों अवयव आपको इसमें दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, तो अपन बोल देंगे अथा अवयव आर में मौजूद हैं, आर में मौजूद हैं, अथा आर सौतुल्य है। अगर ये तीनों मौजूद हैं तो आर कैसा हो गया? सौतुल्य हो गया। तीनों इसमें अंदर मौजूद हैं, हो गया। सम्मित में क्या करेंगे? सम्मित में आपको क्या करना पड़ेगा? सम्मित में आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर एक दो है, बिलोंग्स टू आर है, तो वन आर नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर नहीं है। यही तो आपको सिद्ध करना था बस, नॉट बिलोंग्स टू आर, सम्मित नहीं है। संक्रामक में क्या करना पड़ेगा? संक्रामक में भी यही करना पड़ेगा कि एक दो है और दो जो है वो तीन है, तो एक बराबर तीन होगा कि नहीं? होगा। तो इस वाले अवयव को आप एक बात देख लो कि ऊपर वाले में दिख रहा है क्या कहीं आपको? इसमें कहीं दिख रहा है? 1 3 नहीं दिख रहा है, तो संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। यही लिखना था आपको। ठीक है, जल्दी से नोट करो, अगले वाले पे चलो। हाँ, तो आपने चौथा नंबर अच्छे से नोट कर लिया होगा। 5वें पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 मैं सुनाता हूँ, पढ़ के आपको सुनना। कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों का कोई समुच्चय जेड। पहले तो पूर्णांक आपको अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ, आपने पहले भी समझ चुके होंगे। पूर्णांक 10th क्लास से शुरू हो जाते हैं और पहले से भी शुरू हो जाते हैं, तो पूर्णांक पता होगा। मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। नंबर लाइन वगैरह आपने पढ़ी होगी, वो पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जेड में पूर्णांकों का कोई समूह है जेड। जेड में जो है आर वो दिया है ए बी सच दैट संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। देखो पूर्णांकों का जेड क्या है? जेड जो है वो है पूर्णांकों का समुच्चय, का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय। और आर क्या दिया अपन को? आर दिया उन्होंने आर बराबर ए बी सच दैट संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है। ये उन्होंने आर अपन को दिया। अपन को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि द्वारा प्रदत्त संबंध जो है वो एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध करने के लिए अपन को सबसे पहले सौतुल्य करना पड़ेगा, तो दूसरा करना पड़ेगा सम्मित, तीसरा करना पड़ेगा संक्रामक। संक्रामक करना पड़ेगा। पहला करना पड़ेगा सौतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रामक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सौतुल्य करने के लिए सोचो इसमें क्या कर सकते हैं अपन। सौतुल्य करने के लिए खुद से खुद की तुलना, मतलब कि ए, तो ए जो आपका रहेगा, ए रहेगा इसमें कि पूर्णांक 2 है, ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो ए का क्या संबंध इसमें हो सकता है हम देखेंगे। इसको लिखेंगे कि आर, इसमें लिखो, डायरेक्ट लिखो, इसमें आर सौतुल्य है, तुल्य है। ठीक है, क्योंकि जो a माइनस ए होगा ना वो भाज्य होगा 2 से भाज्य है। ठीक है, स्वयं को, मतलब मैं खुद से तुलना कर रहा हूं तो मैं खुद को तो भाज्य कर ही सकता हूं ना, तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी क्योंकि वो संख्या सम आ रही है। कौन सी आ रही है? सम आ रही है। दूसरे वाले को समझो। दूसरे वाले में क्या करना है कि संख्या दी अपन को a माइनस बी
बिलोंग्स टू आर मतलब 2 से भाज्य, 2 से भाज्य है। ठीक है, तो बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर होगी तथा 2 से भाज्य होगी। देखो सममित भी हो गई, आर सममित भी होगा क्योंकि उसमें क्या है ना, ए माइनस बी जो आर से बिलोंग हो रहा था, मतलब कि बिलोंग्स टू आर हो रहा था क्योंकि 2 से भाज्य थी, तो बी माइनस ए भी होगा। आप ऐसे समझ लो, मान के चलो कि ए 6 रहा होगा, बी 4 रहा होगा, तो 2 आया मतलब 2 से कट जाएगा, तो बस 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 आएगा, ये भी तो 2 से कट जाएगा ना, ये भी 2 से कट जाएगा। बस वही तो यहाँ समझाया उन्होंने। उसके बाद क्या किया उन्होंने ये बताया, देखो सममित में क्या 3 संख्याओं का करना पड़ेगा। तो पहले करेंगे ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर तथा बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर। ए भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अब क्या करेंगे अपन, अब ये करेंगे कि ए माइनस सी अपन को चाहिए, ए माइनस सी चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, यही होगा। ये संख्या कैसी आ रही है, सम संख्या आएगी। कैसी आएगी, सम संख्या। अतः आर कैसा होगा, आर संक्रामक होगा, आर संक्रामक होगा। मतलब कि सीधी से हम कह सकते हैं कि z पूर्णांकों के लिए आर समतुल्य है। क्या है, तुल्यता संबंध है। आर का कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। इसको नोट कर लो। उदाहरण नंबर 6 पे चलते हैं, फटाफट जल्दी नोट करो इसको। हाँ, तो 5 नोट कर लिया आपने, छठे पे चलते हैं। देखो छठे को अच्छे से समझना, बहुत बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, लैंग्वेज है और लैंग्वेज का सारा खेल है इस वाले चैप्टर में, आपको अच्छी तरीके से पता है। पढ़ो पहले उसको, कि मान लीजिए कि समुच्च ए अपन को दिया है, उसको लिखो फटाफट। पहले लिखो ए क्या दिया अपन को, वो लिख लो। ए दिया अपन को 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अपन को ए दिया है। मैं आर क्या दिया अपन को, आर दिया है अपन को ए बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम या सम है। उनका कहने का मतलब जो है कि ए और बी दोनों ने जो संख्या ली है वो या तो सम होंगी या विषम होंगी, या तो दोनों सम होंगी या दोनों विषम होंगी। ऐसा नहीं है कि एक सम हो सकती है विषम हो सकती है, उसका कोई लेना नहीं है। यहाँ तो या तो दोनों सम होंगी या विषम होंगी। अब उनका क्या बोला उन्होंने, तुल्यता संबंध है, तो आर को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो अब आगे मत पढ़ो, पहले तुल्यता संबंध निपटा लो, आगे वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले स्वतुल्य करो, स्वतुल्य, दूसरा सम्मित करो, तीसरा संक्रामक करो, संक्रामक करो। अब स्वतुल्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर ए बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, तो इसका मतलब ये है कि ए अकेली भी या तो सम होगी या विषम होगी। ए अकेली या तो देखो ए बिलोंग्स टू आर कर दो, क्योंकि ए या तो सम होगी या विषम होगी। देखो अब ये दोनों संख्याएं या तो सम है या विषम है, तो ए अकेली भी तो ऐसी रही होगी ना कि जो सम हो या विषम हो, ऐसा ही खेल बी का रहेगा। तो इसमें ये क्या होगा, आर स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य होगा, मतलब आर के दोनों अवयवों की दोनों आपसी में तुलना हो सकती है। ए या तो सम होगी या विषम होगी, बी या तो सम होगी या विषम होगी। इसी प्रकार सम्मित में क्या करेंगे, सम्मित में अपन ये करेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या तो सम या विषम। मतलब कि ए बी जो है या तो सम है या विषम है, इसलिए वो आर से संबंधित है। क्योंकि अगर सम है तो भी आर में आ रही हैं ए में, और अगर विषम है तो भी ए में आ रही हैं। तो इसी प्रकार अपन कर सकते हैं, इसी प्रकार बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये भी क्या होंगी,
सम, सम या विषम, विषम होंगी। अब देखो, जब ये दोनों सम या विषम है तो ये दोनों वाली भी क्या होंगी, सम या विषम। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ के अलग अलग हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये सम हो जाए ये विषम हो जाए, नहीं होगी ना, ये दोनों भी सम होंगी या विषम होंगी। तो ये कैसा हो गया, सममित भी हो जाएगा। संक्रामक में क्या करना पड़ेगा, संक्रामक में देखना पड़ेगा थोड़ा सा अपन को, क्या कि देखो, हाँ देखो संक्रामक में देखना पड़ेगा थोड़ा सा। संक्रामक में क्या करना पड़ेगा, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आएगा, तथा बी कॉमा सी ए बी बिलोंग्स टू क्या आएगा, आर, ए बी बिलोंग्स टू आर आएगा। तो अतएव अपन कह सकते हैं, अतएव मतलब ए दोनों आर आ रहे हैं, ए भी आर आ रहा है, मतलब या तो ये सम है या विषम है, ये भी सम है या विषम है। तो अपन बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी या तो सम या विषम होंगी। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ए सी बिलोंग्स टू आर, सम या विषम। अब अगर ये तीनों ही या तो सम है या विषम है तो ए सी भी तो या तो सम होंगी या विषम होंगी, इसके अलावा अलग कुछ और थोड़ी हो सकती हैं। तो संक्रामक भी हो सकता है यार। ये तो आपका तुल्यता संबंध हो गया, मतलब कि आर में तुल्यता संबंध है, यहाँ लिख देना, आर में तुल्यता संबंध है, ठीक है, आर में तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब क्वेश्चन को अपन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन रह गया था ना अपना, आगे पढ़ते हैं। तुल्यता संबंध है ये निकालना था, अपन ने निकाल दिया। अब आगे चलते हैं। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्च, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। उपसमुच्च 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित हैं और कोई भी अवयव उपसमुच्च 2, 3, 7 भी एक दूसरे संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्च 1, 2, 3 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्च 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखो इसको हटा दो, देखो उन्होंने एक उपसमुच्च दिया अपन को, कौन सा दिया उपसमुच्च दिया उन्होंने 1, 3, 5, 7, ये सब आपस में संबंधित हैं, ये सिद्ध करना है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये सारे विषम संख्या हैं, तो बोलेंगे इनका आपस में संबंध है। क्या बोला था उन्होंने, संबंधित हैं, तो बोलेंगे एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि यह विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्याएं हैं तो एक दूसरे से संबंधित हैं। दूसरा उपसमुच्च क्या दिया अपन को, 2, 4 और 6 दिया है, तो ये भी एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। मतलब कि देखो ये भी एक दूसरे संबंधित हैं क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, ये एक दूसरे संबंधित हैं क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। अब उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि पहले वाले उपसमुच्च का कोई भी अवयव उपसमुच्च दूसरे वाले से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये दूसरे तो एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित नहीं है, ये भी अपन को पता है। तो अपन बोल देंगे उपसमुच्च 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 से संबंधित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले में पहला विषम है तथा दूसरा सम है, ये अपन को लिख देना है बस। अब पूरा कंप्लीट हो गया आपका छठे तक।
और एग्जाम्पल नंबर 6 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही लेके आने वाले हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आज तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि लाइट चली जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड कर पाई है मैंने। तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा, कभी आवाज़ चली जाएगी, कभी कुछ होगा, इसलिए। लेकिन वीडियो क्वालिटी पे दिक्कत नहीं, ध्यान मत देना दोस्त, कंटेंट पे ध्यान देना, कंटेंट आपको टॉप कराने वाला है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अपन ने सारे इस वीडियो में देख लिए। आगे अपन देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के पूरे क्वेश्चन। हम एक ही कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन एक ही वीडियो में लेके आए आपके लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 2.5 से 3 महीने बचे हैं और इसमें आपको खींच के पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब भी कुछ होगा दोस्त, इससे ज़्यादा में कुछ होना नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।